तो अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे कि साइकोलॉजी में कौन कौन से मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं और किस तरीके से हैं। चलो आइए देखते हैं। साइकोलॉजी यूजेस डिफरेंट मेथड्स टू स्टडी ह्यूमन माइंड एंड बिहेवियर। द मेन मेथड्स आर, फर्स्ट वन इज़ इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसको हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड भी बोलते हैं। इसका फर्स्ट टाइम तो नहीं बोल सकते, बट हाँ फर्स्ट टाइम आई कैन से इसका यूज़ किसने किया था हमारे नोन में। अगर हम जानें तो इसका यूज़ हुआ था स्ट्रक्चरलिज्म में, और स्ट्रक्चरलिज्म में इसका यूज़ किसने किया था, विल्हेम वुंडट ने किया था, हु इज़ द फादर ऑफ द साइकोलॉजी। ये बात याद रखने लायक है। अब इंट्रोस्पेक्शन का मतलब क्या होता है? इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है लुकिंग विथ इन और वन सेल्फ। ये जो पॉइंट है इसको याद रखो, ये ही की पॉइंट है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, खुद के साथ देखना या खुद के अंदर झांक के देखना। In this method, a person observes and reports his own thoughts, feelings and experiences. अब इंट्रोस्पेक्शन मेथड का एक एग्जाम्पल क्या हो गया कि हम पेशेंट से पूछ रहे हैं कि आपको बुखार है, तो वो बताएगा कि उसको बुखार है या नहीं है। आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, आपको क्या लगता है, क्या आपने ये सही किया। अगर साइकोलॉजी के टर्म में देखें तो अगर उसने कुछ क्राइम किया है या किसी के साथ कुछ मारपीट की है, तो आपने सही किया, आपने गलत किया। वो जो चीज़ आएंगी, वो वो पेशेंट जो रिप्लाई देगा वो इंट्रोस्पेक्शन में होगा। अब इसमें हो क्या सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि पेशेंट हमको रॉन्ग आंसर दे, वो बोले कि नहीं ऐसा कुछ हुआ नहीं था, खुद के मन से बना के दे सकता है, साइंटिफिक नहीं है। और दूसरा ये है कि इस चीज़ का कोई वैलिडेशन नहीं है, गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सारी चीज़ें पेशेंट पे डिपेंड करती है, पेशेंट पे या जो आपको व्यक्ति बता रहा है। तो इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, सामने वाले व्यक्ति से पूछते हैं, या फिर अगर हम खुद के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं। ये होता है इंट्रोस्पेक्शन मेथड। अब इसकी मेरिट्स क्या क्या है, सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। अब आप मानो कि हम क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग कर रहे हैं। जब हम पेशेंट के सामने क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग कर रहे होते हैं, उस टाइम पे जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं और जो वो आंसर देता है, वो आंसर इंट्रोस्पेक्शन मेथड का एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि हमने क्या वैसे क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है। और जैसे आपको कैसा महसूस हो रहा है अभी, आपको लग रहा है आपके ऊपर दवा काम कर रही है, तो वो सब इंट्रोस्पेक्शन मेथड का एग्जाम्पल हो सकता है। पर जो पेशेंट हमें आंसर देगा और उसके आंसर के बेसिस पे जो रिकॉर्ड्स हम बनाएंगे, वो आएगा ऑब्जर्वेशन मेथड में, जो कि अब सेकंड मेथड है। इससे पहले हम इंट्रोस्पेक्शन मेथड को अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक हमने इंट्रोस्पेक्शन मेथड पढ़ा था, उसकी मेरिट्स के बारे में आगे बढ़ते हैं। मेरिट्स इसकी क्या क्या हो जाएंगी कि सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड है। इंट्रोस्पेक्शन मेथड इज़ अ सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड, हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग इनर मेंटल स्टेटस। ये जो साइकेट्रिक है उसमें मेन इम्पोर्टेंट रोल इंट्रोस्पेक्शन मेथड का रहता है। पेशेंट के अंदर दिमाग में क्या चल रहा है, अंदर क्या स्टेटस है, ये हम तभी पता लगा पाएंगे जब वो अपने बारे में चीज़ें बताएगा। जिस तरीके से बताएगा उसके अकॉर्डिंग साइन एंड सिम्टम्स से पता लग जाता है। फिर यूज़फुल इन द स्टडी ऑफ इमोशन एंड मोटिव्स, कि इमोशंस का क्या है रोल, और अभी मोटिव जो पेशेंट का है वो कैसा है उसके बारे में जानने में हेल्प कर सकता है।
इसके बाद में इसके डीमेरिट्स में आता है हाईली सब्जेक्टिव। हाईली सब्जेक्टिव मतलब डिपेंड करता है पर्सन पे कि वो आपको क्या बताता है और किस तरीके से बताता है। जब आप साइकेट्रिक में जाओगे, साइकेट्रिक के वार्ड्स में आपकी ड्यूटीज़ लगेगी, तब पता लगेगा कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जो फॉल्स मेमोरी बना लेते हैं, गलत गलत चीज़ें बताने लगते हैं। तो अब वहाँ पे इस मेथड का कहीं यूज़ नहीं है, वहाँ पे हम उन पे भरोसा नहीं कर सकते। दूसरा, कैन नॉट बी वेरीफाइड बाय अदर्स ऑब्वियसली। जो अब हम खुद ही जानते हैं, खुद ही ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, वो कोई दूसरा कैसे वेरीफाई कर सकता है। नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन एंड मेंटली इल पर्सन। यस, ये इसमें आ गया ना, मेंटली इल पर्सन के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है, भरोसा नहीं कर सकते। और बच्चों पे तो क्या ही भरोसा करें, वो नहीं बता पाएंगे ठीक से। उस व्यक्ति के साथ भी नहीं जो उसको सही और गलत का नहीं पता, वो मेंटली इल में ऑब्वियसली आ जाएंगे। तो ये था हमारा जो है इंट्रोस्पेक्शन मेथड, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसमें होता है लुकिंग विद इन वन सेल्फ। मेरिट्स इसके ये थे एंड डीमेरिट्स इसके ये हैं। अब सेकंड हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड की। तो ऑब्जर्वेशन मेथड के बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि इन दिस मेथड बिहेवियर इज स्टडीड बाय डायरेक्टली ऑब्जर्विंग इंडिविजुअल इन नेचुरल और कंट्रोल्ड सिचुएशन। अब नेचुरल और कंट्रोल्ड सिचुएशन से क्या मतलब है? नेचुरल सिचुएशन से हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो आप लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा है, किस तरीके से पढ़ा रही हूँ। या फिर आपके टीचर आपको क्लास में पढ़ा रहे हैं तो आप उनको ऑब्ज़र्व कर रहे हो, वो नेचुरली ऑब्ज़र्व हो रहा है, वो हो गया ऑब्जर्वेशन मेथड है। फिर दूसरा कंट्रोल्ड सिचुएशंस। कंट्रोल्ड सिचुएशन में मान लो पेशेंट हॉस्पिटल में है, अब हम उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। लाइक कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि आप खुद से ऑब्ज़र्व करो, आप उसके डेटा को ऑब्ज़र्व कर रहे हो, इनपुट आउटपुट चार्ट ऑब्ज़र्व कर रहे हो, उसका बिहेवियर ऑब्ज़र्व कर रहे हो। तो वो सब ऑब्ज़र्वेशन मेथड का एग्जांपल्स हैं। जो हम रिपोर्ट्स बनाते हैं, जो हम काउंसलिंग प्रोवाइड करवाते हैं, या हॉस्पिटल में जो नर्सिंग स्टेशन या फिर एक नर्स रोल प्रोवाइड करती है, तो वो कहीं ना कहीं वो भी ऑब्जर्वेशन मेथड का यूज़ करती हैं। अब इसके मेरिट्स क्या हैं? ऑब्वियसली सिंपल है। एक मेरिट में आप ये भी लिख सकते हो कि इसके लिए किसी भी स्पेशल लेबोरेटरी और इक्विपमेंट की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड ऑफ स्पेशल लाइब्रेरी एंड लेबोरेटरी एंड इक्विपमेंट्स। और यही सेम मेरिट्स जो हैं वो आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड में भी तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप इंट्रोस्पेक्शन मेथड के अंदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब आगे इसके अंदर क्या चीज़ थी कि नेचुरल एंड रियलिस्टिक। नेचुरल एंड रियलिस्टिक है, ऑब्वियसली इट इज़ नेचुरल एंड रियलिस्टिक एंड सुटेबल फॉर स्टडिंग चिल्ड्रन एंड ग्रुप बिहेवियर। मतलब बच्चों के और ग्रुप के बिहेवियर के की स्टडी करने में ये हेल्पफुल है। प्रोवाइड फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। जब हम किसी को ऑब्ज़र्व करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन के रूप में प्रोवाइड होती है। इसके बाद में जो सेकंड है वो है डीमेरिट्स। अब इसके डीमेरिट्स क्या क्या हैं? तो इसके डीमेरिट्स ये हैं कि ऑब्ज़र्वर का जो बिहेवियर है या फिर ऑब्ज़र्वर किस नज़रिए से देख रहा है, ये इसकी एक्यूरेसी को अफेक्ट कर सकता है। लाइक जैसे कि एक बेस्ट एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि बहुत सारे लोग हमारे देश में राहुल गांधी को पसंद करते हैं और बहुत सारे लोग नरेंद्र मोदी को करते हैं। वैसे ही जैसे पॉलिटिकल एजेंडा चल रहा है कि कुछ लोग बायस्ड है किसी एक पार्टी को लेके और कुछ लोग है बायस्ड है किसी दूसरी पार्टी को लेकर के। अब वो डिपेंड किस पे कर रहा है कि वो ऑब्ज़र्व किस तरीके से कर रहे हैं। किसी एक चीज़ को हमें अच्छी लगती है और सामने वाले को बुरी लगती है, तो उससे ये भी डिपेंड करता है कि मान लो कोई ऑब्ज़र्वर है जिसको अब किसी को डिटेक्ट करने को बोला गया। क्लासरूम का एग्जांपल ले लेते हैं। क्लासरूम के अंदर सबके 2-2 मार्क्स भेजने हैं किस बेसिस पे कि उनका बिहेवियर कैसा है।
अब टीचर ने अपने फेवरेट स्टूडेंट के नंबर भेज दिए 2, तो वो क्या हो गया कि वो बायस्ड है उसको लेकर के कि नहीं ये है तो ये तो अच्छा ही होगा। तो वहाँ पे ये जो है वो चीज़ इफेक्ट हो जाती है। ओनली एक्सटर्नल बिहेवियर कैन बी स्टडीड नॉट इनर फीलिंग्स। जो आप बाहर से दिखा रहे हो उसको स्टडी किया जा सकता है, अंदर की फीलिंग्स को नहीं। जिसको हम बोलते हैं दोगला इंसान कोई हो तो हम नहीं पता कर सकते कि उसका जो बिहेवियर है, नेचर है, वो कैसा है। जो मेंटली इल पेशेंट्स होते हैं वो बेसिकली, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं वो बाहर से हमें कुछ दिखाएंगे लेकिन इनर फीलिंग्स के उनके बारे में हमें नहीं पता लगेगा। अब ऑब्जर्वेशन बिहेवियर का एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। मान लो कोई पेशेंट है जिसको फीवर है, लेकिन बहुत सारे लोग होते हैं वो फीवर में भी अच्छा काम कर लेते हैं। अब आप उसको देख के नहीं पता लगा पाएंगे कि उसको फीवर है, लेकिन जब उसका टेम्परेचर या उसकी इनर फीलिंग्स, अब उसका टेम्परेचर देखा जाएगा, जब उसकी लेबोरेटरी रिपोर्ट्स आएंगी तब उससे पता लग जाएगा कि उसमें फीवर है, या फिर जब हम उसको चेक करेंगे। तो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मेथड जो है वो फेल हो जाता है। एंड दूसरा टाइम कंज्यूमिंग है। किसी को ऑब्जर्व करना कोई भी सिंपल चीज़ नहीं है कि आपने उससे क्वेश्चन पूछ लिया, इसमें बहुत टाइम लगता है। अब हमारा जो थर्ड मेथड है वो है एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या होता है कि हम किसी चीज़ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, जैसे कि एक्सपेरिमेंटल मेथड का एग्जांपल वहाँ पे आ जाएगा कि अगर आपने बहुत सारे ऐसे देखे होंगे कि कुछ स्टडी होती है किसी के ऊपर, किसी एज ग्रुप के ऊपर स्टडी होती है कि इतने लोगों के ऊपर स्टडी की गई जिसमें पाया गया कि जो फीमेल्स होती हैं वो इस तरीके की होती हैं और मेल्स होते हैं वो इस तरीके के होते हैं। XYZ जो भी स्टडी होती है या फिर जो भी एज ग्रुप के अंदर हम देखते हैं वो सब आता है एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। In this method, experiments are conducted under controlled condition to study cause, effect and relationship in behavior. अगर हम देखना चाहते हैं कि कोविड के मेन साइन एंड सिम्टम क्या होंगे, तो हम जिन लोगों को कोविड हुआ है उन सब लोगों को लेंगे, तो वो एक एक्सपेरिमेंटल मेथड का एग्जांपल हो सकता है। अगर हम देखना चाहें कि प्रेगनेंसी में कैसी कैसी क्रेविंग्स होती हैं, तो हम सारी की सारी एक ही एज ग्रुप, एक ही टाइम, वैसी एक ही जैसी फीमेल्स को लेंगे एंड उनके ऊपर देखा जाएगा कि क्या वो एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के अंदर आ जाएगा। तो अब इसकी मेरिट क्या है कि ये बहुत ही साइंटिफिक, हम बोलते हैं ना उसने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, तो ये एक्सपेरिमेंटल मेथड साइकोलॉजी में इसको बोलते हैं। तो मेरिट्स के अंदर क्या आ जाएगा, मोस्ट साइंटिफिक एंड रिलायबल मेथड है। बहुत सारी स्टडीज़ आती हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ जो हैं वो वेरीफाई होके न्यूज़पेपर्स में आती हैं और बहुत सारी रिपोर्ट्स को माना भी जाता है और उसको देख के बहुत सारे डिसीजंस भी लिए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये साइंटिफिक है एंड रिलायबल मेथड है। कंट्रोल ओवर वेरिएबल गिव्स एक्यूरेट रिजल्ट्स, और ज़्यादातर इसमें एक्यूरेट रिजल्ट के चांसेस होते हैं एंड कैन बी रिपीटेड फॉर वेरिफिकेशन। ऑब्वियसली क्या करना है, फीमेल्स को ही तो इकट्ठा करना है, तो इसको रिपीट कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर रिपीट ऑब्वियसली हाँ हो सकता था, टर्म्स एंड कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट होगी उसमें, तो वो थोड़ा मुश्किल है। और इन जो हमारा सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड था उसको करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ पे इसकी डीमेरिट्स क्या है कि आर्टिफिशियल कंडीशंस नॉट लाइक रियल लाइफ। जो हम इसमें आर्टिफिशियल कंडीशंस डेवलप करते हैं, या ऐसा नहीं होता कि अब देखो कि हमने किसी पेशेंट को बोला कि आपको हमने एक एक बहुत ट्रेंड वायरल में चल रहा है, हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे कि हम बच्चों को एक होता है ना, 3 लोग बैठे हैं फिर एक बच्चा भी बैठा होता है, फिर वो लोग क्या करते हैं उसमें से जो 2 पेरेंट्स होते हैं उसमें से एक की जो प्लेट होती है वो खाली होती है और बाकी 2 बच्चों की जो प्लेट्स, बाकी जो 2 लोग होते हैं वो जब अपनी अपनी प्लेट्स को ओपन करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ निकलता है।
अब ये जो कंडीशन है हमने खुद क्रिएट की, तो वो क्या हो गई, आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं। या फिर जो लेबोरेटरीज होती है, ये तो छोटा सा माइनर सा एग्जांपल है, अगर अच्छा एग्जांपल देना चाहूँ तो लेबोरेटरीज होती हैं जहाँ पे स्टडीज़ हो रही है, वहाँ पे उनको रखा जाता है और उनको वैसी कंडीशंस दी जाती हैं। तो वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आर्टिफिशियल कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, रियल लाइफ वाली कंडीशंस नहीं है। तो मे बी रियल लाइफ में कुछ वेरिएशंस देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग है और कॉस्टली है इतने सारे लोगों के ऊपर सर्वे करना, क्योंकि उनको किसी के ऊपर सर्वे करना टाइम कंज्यूमिंग तो है ही, उसके साथ साथ पैसा भी लगता है, ऐसे ही कोई आपको नहीं करने देगा ना। सेकेंड, नॉट सुटेबल फॉर ऑल प्रॉब्लम्स ऑफ साइकोलॉजी लाइक इमोशंस एंड वैल्यूज़। इसके बाद में हमारा जो नेक्स्ट है वो है क्लिनिकल एंड केस हिस्ट्री मेथड। क्लिनिकल एंड केस हिस्ट्री मेथड के अंदर क्या होता है, दैट डिटेल्ड स्टडी ऑफ एन इंडिविजुअल बाय कलेक्टिंग पर्सनल हिस्ट्री थ्रू इंटरव्यू, रिकॉर्ड्स, टेस्ट एंड ऑफन यूज्ड फॉर पेशेंट्स। आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे क्लिनिक्स होते हैं या फिर काउंसलिंग सेंटर्स होते हैं जहाँ पे काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाती है मैरिज के लिए, रिलेशनशिप काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग और क्लिनिकल काउंसलिंग, या फिर कुछ किसी को कुछ डिजीज़ कंडीशन है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो वो सब क्लिनिकल के अंदर आ जाता है कि आपको इंटरव्यू होंगे, रिकॉर्ड्स या फिर टेस्ट के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं। यहाँ पे टेस्ट से मतलब वो वाला टेस्ट नहीं है कि आप लेबोरेटरी टेस्ट करो, यहाँ पे हम टेस्ट मतलब कुछ सर्वे मेथड्स, कुछ क्वेश्चनिंग करके भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, डिटेल स्टडी करते हैं एक इंडिविजुअल की, उसकी पर्सनल हिस्ट्री को कलेक्ट करके। ये जो है वो क्लिनिकल मेथड में आता है। अब इसके मेरिट क्या है, प्रोवाइड डीप एंड डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन अबाउट द पर्सन, क्योंकि ऑब्वियसली स्टडी हो रही है, एंड वेरी यूजफुल इन डायग्नोसिंग मेंटल इलनेस। कोई डिप्रेशन का पेशेंट आया आपके पास में, वो सब तो मैरिज काउंसलिंग वगैरह हो गया, डिप्रेशन का पेशेंट आया, आपने उससे बात की, ये सारी चीज़ें हुई, तो आप उससे डायग्नोस कर पाओगे कि उसको क्या है, डिप्रेशन है। हेल्प इन प्लानिंग ट्रीटमेंट, ऑब्वियसली अगर आपको पता लग गया डायग्नोसिस क्या है तो आप पेशेंट की नीड्स के अकॉर्डिंग, उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट प्लान कर सकते हो। अब इसकी डीमेरिट्स क्या हो जाएगी, वेरी टाइम कंज्यूमिंग, obviously it is time consuming, and second one is data may be incomplete or biased। ये तो जहाँ जहाँ पे दूसरा पर्सन इन्वॉल्व होगा वहाँ पे बायस्ड होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कैन नॉट बी जनरलाइज टू एवरीवन, वैसे हर कोई तो नहीं चाहता है। आपने कितने लोगों को देखा होगा कि उनको डिप्रेशन हो गया है, वो डिप्रेशन में है और वो लोग जा रहे हैं क्लिनिक सेंटर्स में डिप्रेशन को डायग्नोस करवाने के लिए। उनको एंजाइटी है, मेंटल डिसऑर्डर्स है, या मेंटली कुछ प्रॉब्लम्स हैं और वो जा रहे हैं क्लिनिक्स में। हमारे इंडिया में तो ऐसे क्लिनिक्स देखने को ही कम मिलेंगे, काउंसलर ही कम देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी जनरलाइज नहीं हुआ है हर किसी के लिए, और हर कोई जाए ऐसा ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि साइकोलॉजी तो ऑब्वियसली फ़िलोसफी की एक ब्रांच मानी जाती थी उस टाइम पे, ये फ़िलोसफी की ही अभी ऑफस्प्रिंग है। साइकोलॉजी को बहुत सारे लोग आज भी फ़िलॉसफी ही मानते हैं, तो वो लोग इस चीज़ पे भरोसा नहीं करेंगे। हम एग्ज़ाम्पल के रूप में देख सकते हैं, हमारे आस पड़ोस में किसी को बोल दो डिप्रेशन, वो बोलेंगे डिप्रेशन क्या होता है। तो ये जो है वो जनरलाइज नहीं है सबके लिए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे सर्वे मेथड के बारे में। तो सर्वे मेथड के में क्या होता है कि अब इसका एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि जब आपके जनगणना होती है तो घर घर आते हैं, टीचर्स आते हैं, वो आपसे पूछते हैं आपके घर में कितने बच्चे हैं, ये हैं वो हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, एक पूरे के पूरे इंडिया में लार्ज पॉपुलेशन से क्या कलेक्ट कर रहे हैं, डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लार्ज पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट कर रहे हैं।
कौन कौन से मेथड्स का यूज़ करके या क्या क्या यूज़ करके वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, इंटरव्यूज़ ले रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि हमारी जनगणना हर 10 साल बाद होती है। अब इंटरव्यूज़ में क्या आ जाएगा कि जैसे कि जो साइकोलॉजिस्ट थी एक, उन्होंने बहुत सारे जेल के अंदर जो कैदी थे उनका क्या किया था, उन्होंने इंटरव्यू लिया था उनकी मेंटलिटी देखने के लिए। रेप विक्टिम्स नहीं, वो रेप क्रिमिनल्स थे, तो उनकी मेंटलिटी देखने के लिए उन्होंने सर्वे किया था। तो वो कौन सा था, इंटरव्यू मेथड भी यूज़ किया उन्होंने और क्वेश्चनर मेथड भी यूज़ किया होगा। तो सर्वे मेथड का सिंपल मीनिंग ये है, कलेक्टिंग डाटा फ्रॉम अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल यूजिंग क्वेश्चनरीज, स्केड्यूल्स एंड इंटरव्यूज़। इसकी मेरिट्स क्या है, यूजफुल फॉर स्टडिंग लार्ज पॉपुलेशन, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिक। ये मैं नहीं मान सकती, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिक, बट ये मैं नहीं मान रही हूँ। बट कुछ नहीं, ये नहीं मान रही मैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। हाँ, अगर देखूँ तो कंपैरेटिवली अगर डेटा हम कोई लार्ज पॉपुलेशन से ना लेते, कुछ भी हो, मैं इसको वेरीफाई नहीं कर सकती, तो आप इसको मत लिखना, लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड इकोनॉमिक, नो। और सेकेंड वन इज़ डेटा कैन बी स्टैटिकली एनालाइज, यस, डेटा को एनालाइज किया जा सकता है। तो इसकी दो मेरिट्स है, यूजफुल फॉर स्टडिंग लार्ज पॉपुलेशन, सेकेंड वन इज़ डेटा कैन बी स्टैटिकली एंड एनालाइज्ड। इसके बाद में डीमेरिट्स आती हैं इसकी, तो रिस्क ऑफ फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, जो कि अभी हमें देखने को मिल सकता है कि बहुत सारे वोटर लिस्ट में नाम देखना तो वो फॉल्स एंड इनकम्प्लीट है, या फिर बहुत सारे वो कहाँ से आए, वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई, तो फॉल्स एंड इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चंस में बी मिसअंडरस्टूड, मतलब आपने एक मूवी का एक मूवी है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से डायलॉग है जिसमें वो व्यक्ति जो है वो जनगणना करने के लिए जाता है और वो पूछता है कि आपकी शादी हो गई, मे बी आपको याद आ गया होगा, आपकी शादी हो गई, तो वो फीमेल बोलती है नहीं, तो फिर वो बोलता है आपके कितने बच्चे हैं, तो वो फीमेल उसको चांटा मारती है कि बेशरम। अब वैसे ही वो क्या हो सकता है कि या तो उसने क्वेश्चन ही गलत तरीके से पूछे है, और दूसरा कि जब हम लोग जाते थे पोलियो ड्यूटीज़ पे जाते थे, तो वहाँ पे जब किसी से कुछ क्वेश्चंस करते थे तो वो समझ ही नहीं पाते थे कि आप क्यों आए हो, क्यों हमसे सवाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो हैं वो गलत तरीके से भी समझे जा सकते हैं, और आंसर्स जो हैं फिर वो उनके उसी तरीके से आएंगे और मे बी वेरीफाइड हो नहीं हो। लिमिटेड टू पीपल हु कैन रीड राइट एंड रिस्पॉन्स, यस, जो आंसर देना जानता है, जो हमारी लैंग्वेज जानता है और जो पढ़ सकता है, जो समझदार व्यक्ति है, उसी के लिए ये यूज़फुल है। जैसे कि जब हम सर्वे मेथड्स में जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, कोई अम्मा अगर हो तो हम क्या बोलते हैं, अपने बहू या बेटे को बुलाओ, क्योंकि हो सकता है कि उनको उतना समझ ना आए। कोई बच्चा होता है तो हम क्या बोलते हैं, अपने मम्मी पापा को बुलाओ। तो यही सारी चीज़ें जो है वो सर्वे मेथड्स में डीमेरिट्स में इसके आ जाएंगी। अगर आप सर्वे करने के लिए कम्युनिटी में गए हो तो ये आपके लिए बहुत ईजी है। इसके बाद में आता है जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल मेथड। जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल मेथड्स के अंदर क्या होता है कि हम पेडिग्री चार्ट्स, जब आप आगे जेनेटिक्स पढ़ेंगे 4th सेम में, तो हमें पता लगेगा कि जो पेडिग्री चार्ट्स हम बनाते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं, वो उसके थ्रू हम देखते हैं चीज़ों को। वही सेम हम इसमें क्या कर रहे हैं, साइकोलॉजी में कर रहे हैं, फैमिली टू फैमिली जेनेटिक बिहेवियर देख रहे हैं, उसके अंदर तो उनकी डिजीज़ कंडीशंस वगैरह देख रहे थे। तो स्टडी द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिहेवियर फ्रॉम बर्थ टू ओल्ड एज, या ऑब्वियसली आप देख सकते हैं फादर मदर उनका भी बिहेवियर देख सकते हैं। और डेवलपमेंटल मेथड अगर हम बोल रहे हैं तो डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे पर्सन का डेवलपमेंट हो रहा है, अगर आप किसी एक पर्सन का देख रहे हैं तो उसमें आप उसकी बर्थ से लेके ओल्ड एज तक का बिहेवियर मॉनिटर करेंगे,
और अगर आप जेनेटिकली देखना चाहते हैं तो आप उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है फादर का देखेंगे, मदर का देखेंगे, फिर उनके बच्चे ऐसे ऐसे करके देखना पड़ेगा। तो जेनेटिक मेथड और ग्रोथ मेथड में क्या है, स्टडी कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किसके बिहेवियर की, बर्थ से लेके डेथ तक। अब इसकी मेरिट्स क्या क्या है, सबसे पहला बता देती हूँ, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है क्योंकि इंसानों की लाइफ भी बहुत ज़्यादा होती है। अगर जेनेटिक का जिसको हम बोलते हैं मेडल, जो हमारे मेंडल भाई साहब थे, उन्होंने भी मटर के पौधे पे एक्सपेरिमेंट किए। अगर वो इंसानों पे, भगवान बचाए, सॉरी, इंसानों पे नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल, अगर वो इंसानों पे करना चाहते तो आज जेनेटिक शायद इस लेवल पे नहीं होती। तो यहाँ पे हम मेरिट्स के, अगर डीमेरिट्स में ये वाली चीज़ आ जाएगी कि टाइम कंज्यूमिंग है ऑब्वियसली, एंड मेरिट्स के अंदर बोल सकते हैं एक्सप्लेन्स बिहेवियर इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ स्टेजेस, यूजफुल इन एजुकेशन एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। फैमिली का पता लग जाएगा, बच्चे का पता लग जाएगा, तो अच्छे से एजुकेशन या फिर किसी फील्ड में उसका यूज़ कर सकते हैं कि हाँ वो किस फील्ड में अच्छा है। हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस। अब इसके बाद में इसकी आती हैं डीमेरिट्स, वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग, डिफ़िकल्ट टू स्टडी द होल लाइफ ऑफ वन पर्सन, ऑब्वियसली इन्फ्लुएंस्ड बाय मैनी एक्सटर्नल फैक्टर्स। जो पर्सन टू पर्सन है, जैसे कि हम देख सकते हैं कि हमारे दादाजी जैसे हैं वैसे के वैसे पापा नहीं हैं। क्यों? हाँ, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें हैं लेकिन कुछ चीज़ें उनमें अलग मिलेगी, क्योंकि उस टाइम पे उनकी जनरेशन अलग थी, उनका इन्वायरमेंट अलग था। अब वैसे ही हम नहीं हैं क्योंकि हमारी जनरेशन अलग है, हमारा इन्वायरमेंट अलग है। तो हम एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होके चीज़ें चेंज हो सकती हैं। वहाँ पे जो जेनेटिक और डेवलपमेंटल मेथड है वो थोड़ा डगमगा सकता है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे रिलेशन ऑफ साइकोलॉजी विथ अदर सब्जेक्ट। तो यहाँ पे जो मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी था वो यहीं पे ख़त्म हो गया। 6 मेथड्स थे टोटल। फर्स्ट मेथड कौन सा था, सेल्फ ऑब्जर्वेशन मेथड, इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसमें था लुकिंग विद इन वन सेल्फ, मतलब खुद के बारे में खुद ऑब्जर्व करना चीज़ों को। और इसका डीमेरिट्स क्या थी कि पेशेंट आपको झूठ भी बता सकता है, मेंटली इल पेशेंट के ऊपर आप यूज़ नहीं कर सकते हो। दूसरा हमारा था ऑब्जर्वेशन मेथड, जिसके अंदर बिहेवियर की स्टडी करनी थी इंडिविजुअल की नेचुरल और कंट्रोल्ड सिचुएशन में। और इसका डीमेरिट क्या था कि पर्सन जो है वो बायस्ड हो सकता है। थर्ड वन हमारा था एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में हम लोगों को एक्सपेरिमेंट करते हैं कंट्रोल कंडीशंस में, कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप के बारे में। और इसका जो मेन ये था कि ये मोस्ट साइंटिफिक एंड रिलायबल मेथड्स है, पर ऑल्सो ये भी टाइम कंज्यूमिंग है एंड आर्टिफिशियल कंडीशंस इसमें करनी पड़ती है। फिर आया था हमारा क्लिनिकल एंड केस स्टडी मेथड्स। तो क्लिनिकल एंड केस स्टडी मेथड्स के अंदर क्या है कि ये जनरलाइज नहीं है, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो क्लिनिकल और केस स्टडी मेथड्स के लिए एग्री होते हैं या वहाँ पे जाते हैं। दूसरा, ये इसका मेरिट्स क्या था कि ये जो है वो मेंटली इल पेशेंट्स को डायग्नोस करने में हेल्प कर सकता है। अब इसमें हम करते क्या हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, किसी इंडिविजुअल की पूरी पर्सनल हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में हमारा फिफ्थ मेथड आया था सर्वे मेथड। अब इसमें हम डेटा तो कलेक्ट कर रहे हैं, पूरी हिस्ट्री नहीं कलेक्ट कर रहे हैं, नॉर्मली डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन किससे कर रहे हैं, लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन से कर रहे हैं, क्वेश्चनरी स्केड्यूल और इंटरव्यूज़ का यूज़ करके, ठीक है। फिर इसमें मेरिट्स क्या क्या आ जाएंगी, देखो सर्वे मेथड्स में एक और चीज़ आती है, जो नई चीज़ बता रही हूँ मैं। 2 टाइप्स का होता है इसमें क्वेश्चंस जो हम आज पूछेंगे वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन, ये कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं, और एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब क्लोज का मतलब क्या हो गया, क्लोज, आपने किसी से क्वेश्चन पूछा, उसने यस और नो में आंसर दिया, तो वो क्लोज एंडेड हो गया। ओपन एंडेड क्या है, आपने क्वेश्चन पूछा और वो अपनी पूरी रामायण बता रहे हैं, तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गए। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल क्या है कि आपने खाना खाया, तो इसका आंसर यस और नो ही हो सकता है, तो वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या हो गया कि तुम यहाँ पे किस तरीके से पहुँचे,
तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। अब वो अपनी पूरी रामायण पूरी कथा बताएगा, ओपनली खुल के बता रहा है, विच इज़ द ओपन एंडेड। तो सर्वे मेथड में एग्जाम में आप ये दो चीज़ें भी लिख सकते हो। द क्वेश्चन इज आर यूज टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, द फर्स्ट वन इज ओपन एंडेड, सेकंड वन इज क्लोज एंडेड। फिर इसके बाद में सर्वे मेथड्स के बाद में हमारा जो लास्ट था वो जेनेटिक एंड डेवलपमेंटल था, जिसमें बर्थ से लेके ओल्ड एज तक हम उसके बिहेवियर की स्टडी करते हैं। और इसका सबसे बड़ा डिमेरिट था वेरी लेंथी एंड टाइम कंज्यूमिंग, एंड यहाँ पे हमारे जो मेथड्स हैं वो ख़त्म होते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप ऑफ साइकोलॉजी विथ अदर सब्जेक्ट्स।